बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। एक फिजिकल क्वांटिटी जो है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, और फिर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी की थी चैप्टर के स्टार्ट में। और फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक यूनिट्स पढ़े थे जो कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ की शक्ल में हम लोगों को नज़र आए। अगर हम लोग इसी तरह हमारे पास जो बहुत सारे डिराइव यूनिट्स हैं उनको अगर इन बेस यूनिट्स के अंदर लिखें, तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरे पास फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या है जी? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और वो किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इसका यूनिट बन रहा है, देखें केजी, ये भी मेरे पास बेस यूनिट है, मीटर ये भी मेरे पास बेस यूनिट है, और सेकंड ये भी मेरे पास बेस यूनिट है। मगर इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से मेरे पास एक और यूनिट आया है, एक और नई चीज आई है जो कि न्यूटन है, और ये डिराइव्ड है। अब जितने भी हमारे पास चीजें या फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं उनको हम लोग इस तरह बेस यूनिट्स में लिख सकते हैं। ये जो तरीका है ये वाला, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई और मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जूल को मैं लिखता हूं, तो वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी जितनी भी यहां पे यूनिट्स हैं वो सारे बेस हैं। और अगर ऐसा कर दिया जाए कि केजी के लिए मैं एक सिंबल डिनोट कर लूं, मीटर के लिए भी मैं एक सिंबल ले लूं, और सेकंड के लिए भी एक मैं सिंबल ले लूं, तो उन सिंबल्स को मैं अगर लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि केजी के लिए मैं लिख लेता हूं ए, मीटर के लिए मैं लिख लेता हूं बी, और सेकंड के लिए मैं लिख लेता हूं सी। तो यही वाली इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसे मजीद में लिखूं, सी स्क्वायर को ऊपर लेके आऊं, तो ऐसे हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी माइनस 2। ठीक है, और अगर इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं ऐसे क्लोज कर लूं, अब ये जो मैंने काम किया है, इससे मैंने क्या किया कि जितनी भी मेरे पास बेस क्वांटिटी थी उनको मैंने एक सिंबल दे के और उनको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। यानी कि अब मैंने क्या किया है, जितने भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको बेस इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड विद देयर रिस्पेक्टिव पावर्स लिखा है। अब ये जो लिखने का तरीका है इसी को हम लोग नाम देते हैं डायमेंशंस का, और आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशंस क्या हैं, और ये हम लोग क्यों हमारी जो डेली लाइफ है, या हम लोग अगर फिजिक्स की रूह से साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से अगर इसे पढ़ रहे हैं तो इसकी फिजिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमें आया हमारे लिए कोई आसानी पैदा करती है या नहीं करती, इसे पढ़ने के क्या मकासद हैं वो जरा देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशंस। तो अगर डायमेंशंस को हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड डायमेंशंस। यानी कि यहां पे 2-3 लॉस जरूरी हैं, उनको जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि बेस क्वांटिटी की पावर हम लोग लेंगे, और किस तरह लेंगे? इस तरह के उन इन टर्म्स ऑफ विच, कि यानी कि उनकी मदद से हम लोग और फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, और वो एग्जांपल थी फोर्स की, और फोर्स का यूनिट हम लोगों ने डिफाइन किया था, वो था न्यूटन, और वो था इक्वल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर हर एक को, जैसे केजी के लिए मैं डिफाइन कर लूं ए, मीटर के लिए डिफाइन कर लूं बी, और सेकंड के लिए डिफाइन कर लूं सी, तो ये वाला जो मेरे पास इसका जो यूनिट है वो बन जाएगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये ऐसे अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ए बी सी पावर माइनस 2। अब देखें, ए की पावर भी 1 है, बी की पावर भी 1 है, और सी की पावर -2 है। तो हम लोगों ने हर एक फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी है, देखें केजी भी बेस है, जो मीटर है वो भी बेस है, और जो टाइम सेकंड है वो भी बेस क्वांटिटी है, तो तीनों को सर्टेन पावर
हम लोगों ने प्रोवाइड की है सर्टन पावर की तरफ लेके गए। तो वो यही कह रहा है कि जो सर्टन पावर की तरफ हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटीज को लेके जाएं और उनको ऐसे लिखें कि उनके हिसाब से हम लोग किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये जो तरीका है, ये तरीका हमारे पास क्या कहलाता है? डायमेंशंस। अब डायमेंशंस के लिए हम लोगों के पास जो फिजिकल क्वांटिटीज फार्मूला के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, वो हम लोग देखते हैं तो हमें 3 ही नजर आती हैं ज्यादातर। वैसे तो हम लोगों ने कहा है ना कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास कितनी है? 7 इन नंबर्स है, ठीक है। अब 7 इन नंबर्स तो हैं, मगर इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो क्वांटिटीज डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो हमारे पास 3 हैं। पहला हमारे पास आ जाता है केजी, ठीक है, यानी कि मैं अगर उसे लिख लूं मास, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी लेंथ, ठीक है, मैं इसका यूनिट लिख लूं तो मीटर। और तीसरा हमारे पास आ जाता है टाइम, ठीक है, और इसके लिए मैं लिख लेता हूं सेकंड। अब डायमेंशंस को लिखने के लिए मास m से स्टार्ट होता है ना, और इसका यूनिट क्या है? केजी। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में कैपिटल M से। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले या स्टार्ट पे जो एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था ना केजी के लिए हम लोग कोई सिंबल लिख लेते हैं और वो A, तो यहां पे वहां पे मैंने आप लोगों को A से आसानी से समझाने की कोशिश की थी। अब यहां पे हम लोग A नहीं कह रहे, क्योंकि मास M से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग केजी के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? M का। उसके बाद लेंथ है, लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। तो लेंथ किस से स्टार्ट हो रहा है? L से, तो लिहाजा इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो होगा कैपिटल L, ठीक हो गया। उसके बाद टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड, और टाइम किस से स्टार्ट होता है? T से, तो इसका मतलब है टाइम के लिए जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है T। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशंस को, यही जो 3 आ रहे हैं M, L और T, इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है उनको हम लोग जब यूनिट्स को सॉल्व करके इन तीनों की कॉम्बिनेशंस में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो वो जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग नाम देते हैं डायमेंशंस का। अब M, L, T या इनकी एक सर्टन पावर भी ऊपर हो सकती है, A, B, C, तो वो सर्टन पावर आप लोगों के पास कोई भी हो सकती है। वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने M पावर A लिखा है ना, तो A आप लोगों के पास प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। इसी तरह B भी जो है वो प्लस में भी, माइनस भी, और T जो है वो भी प्लस में भी और माइनस में, इसकी पावर दोनों तरफ हो सकती है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि डायमेंशंस जब हम लोगों ने देख ली, यानी कि हम लोगों ने ये तरीका देख लिया कि ये हम लोगों ने सिंबल्स सर्टन स्पेसिफाई कर लिया हर एक उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जो कि हम लोगों ने 3 यहां पे डिफाइन की, मास, लेंथ एंड टाइम। अब हम लोगों ने ये काम करना है कि एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उसके लिए हम लोग यूनिट डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो तब ये जो तीनों हम लोगों के पास आ रहे हैं इनको हम लोग डायमेंशंस में लिखेंगे कैसे। तो उस चीज पे आते हैं। सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल पे सिंपलेस्ट सी एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे जरा थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, सही है। और मीटर जो है वो किसका यूनिट है? लेंथ का, ऐसा ही है। और लेंथ के लिए जो हम लोगों ने सिंबल डिफाइन किया था वो था L। इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। और टाइम के लिए जो हम लोगों ने सिंबल डिफाइन किया था वो था T। जबकि यहां पे देखें तो हमारे पास केजी मौजूद नहीं है, हालांकि केजी किसका यूनिट था? मास का। और मास के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था M। अगर यहां पे हम लोग अगर इस वेलोसिटी के डायमेंशन को लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको जरा समझ लेते हैं। तो यहां पे अगर मास की जगह, अब ये मेरे पास मीटर है, तो मीटर की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस करना है जी? L, क्योंकि लेंथ L से स्टार्ट होती है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं L डिवाइडेड बाय, और अब सेकंड का मेरे पास क्या है? T, तो मैंने T यहां पे लिख लिया। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो यहां पे ये प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा L T माइनस 1। और क्या यहां पे M मौजूद है? नहीं मौजूद। तो लिहाजा हम जब इधर M को लिखेंगे तो M को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M पावर 0, L पावर 1, T पावर माइनस 1, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गए। यानी कि ये हमारे पास क्या है?
ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, हम लोगों ने उसे इन टर्म्स ऑफ जो सिंबल हम लोगों ने दिए थे उनके अंदर हम लोगों ने लिख लिया। तो वेलोसिटी क्या है? ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम लोगों ने बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं उन्हें एक सर्टेन सिंबल देके और एक पावर की तरफ रेज किया। ये देखें, इधर पावर 0, इधर पावर 1, इधर पावर -1। तो ये जो लिखने का तरीका है ये हम लोगों ने क्या किया है? वेलोसिटी की डायमेंशन। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m अगर ना भी लिखें तो ये हो जाएगा LT-1। तो m क्योंकि एवरीथिंग विच हैज अ पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L पावर 1 T पावर -1। अब आते हैं थोड़ी सी इससे जरा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिफाइन कर रहे थे फोर्स को, तो फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन केजी के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं, केजी किसका यूनिट है जी? मास का यूनिट है और उसके लिए सिंबल जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा m। इसी तरह मीटर जो है वो किसका यूनिट है? वो यूनिट है लेंथ का और उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे सिंबल वो है l। इसी तरह जो सेकंड है वो यूनिट है टाइम का और उसके लिए जो सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं वो है t। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि मीटर m से है तो m की जगह पे यहां पे कैपिटल नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये देखना है कि यूनिट कौन सी किस फिजिकल क्वांटिटी का है। तो हमने देखा केजी जो है वो के से स्टार्ट हो रहा है, मगर ये किस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है? मास का। मास के से स्टार्ट हो रहा है m का, तो m। तो जो फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट हो रहा है उसके हम लोगों ने सिंबल उठाने हैं या उसका लेटर उठाना है। अब यहां पे अगर वैल्यूज पुट करें तो केजी की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? कैपिटल M। ठीक है, जो मीटर है उसकी जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? कैपिटल L। और जो सेकंड है उसकी जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? T। और सेकंड T आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर है तो T के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे ऊपर लेके जाएं तो यहां नीचे ये माइनस है, प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा MLT-2 और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया। अगर आप लोग यहां पे 1 लिखना चाहते हैं फिर भी ठीक है, अगर 1 ना भी लिखें तब भी हमें पता है कि जिसकी पावर अगर जिसके साथ ना लिखी जाए ऊपर तो हमें पता होता है कि उसकी पावर वहां पे 1 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि MLT-2। तो ये जो है ये डायमेंशन है किसकी? फोर्स की। ठीक है, इसी तरह चलते हैं थोड़ी और जरा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पे और उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उन्हें कैसे लिख सकते हैं। हम लोग आते हैं जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है उसकी वैल्यू को देखते हैं। तो g जो है वो हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट बन रहा है तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इस यहां पे न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इस न्यूटन की वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहां पे पुट करनी है। तो यहां पे पुट करने से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बन जाएगी, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं सिंपल करके लिखता हूं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये वाला जो डिवाइड है इस डिवाइड को मैं यहां पे ऐसे करके लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है ना, कोई मसला तो नहीं है। मैंने क्या किया, यहां पे ये जो स्लैश था उसको मैंने इस सिंबल से लिख लिया। तो यहां पे अभी भी पहले बन रहा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अभी यही। अब यहां पे न्यूटन की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर पावर 1 है, यहां पे 2 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा केजी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब ये डिवाइड है तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होके 1 डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब मजीद इसे मैं लिख सकता हूं, ये वाला केजी जो है ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, यहां पे कैंसिल,
या दूसरे अल्फाज में बोलूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि kg मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, अच्छा, इस वाले स्टेप को, ये सिर्फ समझाने के लिए ये कट कैसे गया। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय kg स्क्वायर था, उसे मैं लिख सकता हूं kg इंटू kg। तो ये 1 kg इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये रह जाएगा g इक्वल्स टू m क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू kg। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने जो लेटर्स इनके लिए या सिंबल्स जो इनके लिए डिफाइन किए हैं वो यहां पे पुट करते हैं। तो मीटर यूनिट है लेंथ का, तो इसके लिए हम लोग L लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L पावर 3। टाइम सेकंड के लिए क्या है, टाइम, तो T स्क्वायर, और kg मास है, तो यहां पे आ जाएगा M। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाएं तो मजीद ये ऐसे हो जाएगा, जब इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा g इक्वल्स टू, जब ये ऊपर चले जाएंगे तो MLT करके लिखते हैं हमेशा, ठीक है, M L और T, ठीक है, मास लेंथ और टाइम ऐसे करके। तो अब M, तो M को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस M माइनस 1, L क्या है, L पावर 3, और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहां पे प्लस से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस T माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका हमारे पास ये क्या आ गया जी, डायमेंशन आ गई। तो अब देखें इस यूनिट को अगर हम लोग लिखना चाहते बेस यूनिट्स के अंदर तो वो डिफिकल्ट था, यानी कि अगर यहां तक हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया तो हमसे अगर कोई पूछता कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको मुझे बेस में बताओ, बेस यूनिट्स में क्या बनेगा, तो हम कहते हैं मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू केजी। तो उसकी जगह पे हम लोग सिंपल डायमेंशंस में बोलते हैं m-1 L क्यूब T माइनस 2। ठीक है, तो डायमेंशंस याद करना एज कंपेयर टू दीज यूनिट इजी भी है, क्योंकि उसमें MLT करके ऐसे गुजरता है। सिर्फ हम लोगों ने हर एक सिंबल की रिस्पेक्टिव पावर को याद करना है। यहां तक तो कुछ एग्जांपल्स थी और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी डिस्कस करना वो मैंने आप लोगों को बताई। अब चलते हैं इस चीज पे थोड़ा बात करते हैं कि ये डायमेंशंस तो चले हम लोगों ने सीख लिया, प्रोसेस देख लिया कि ये इस तरह हो रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आया ये डायमेंशंस हम लोगों को कोई एडवांटेजेस दे रही हैं या नहीं दे रही, या इनकी कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं या नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें जितनी भी हम लोग डिफाइन करते हैं उनकी एडवांटेजेस भी होती हैं और साथ साथ उनकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो आइए चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज जो फर्स्ट है, कहता है कि इट गिव्स रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द बेस क्वांटिटी। यानी कहने का मकसद ये है कि ये हमें यहां पे क्या बता रहा है, ये एक रिलेशन बता रहा है किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का विद बेस क्वांटिटी। और अभी हम लोगों ने देखा ना बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या थी, हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, वो थी वेलोसिटी, और उसकी जब हम लोगों ने डायमेंशंस लिखी तो वो L-T-1 आ रही थी। यानी कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन वो इस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के साथ बता रहा है कि वो किस तरह आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो टाइम का यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ रहा है, जबकि जो लेंथ है उसका या डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। इसी तरह जो हम लोगों ने न्यूटन वाली एग्जाम्पल देखी, ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये जितनी भी हमारे पास चीजें हैं उसके अंदर हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज के साथ उसका रिलेशन नजर आता है। दूसरा ये है, कहता है इट इज यूज्ड टू चेक होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब ये जो है वो ये इंपॉर्टेंट चीज है और डायमेंशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि इक्वेशन की दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही, इस चीज को चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब Vf मेरे पास क्या है, ये Vf वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी की डायमेंशंस हम लोगों ने अभी निकाले, वो था L-T-1। ठीक है, ये वाली साइड जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये तो L-T-1 आ रही है। अब यहां पे जरा आप गौर करें तो ये वेलोसिटी V, ये भी वेलोसिटी है,
इसकी भी डायमेंशंस मेरे पास बनेंगी LT-1, ठीक है। जबकि यहां पे देखें तो यहां पे एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से इसका बन जाएगा LT-2, तो ये हो जाएगा LT-2 और साथ में ये आ जाएगा यहां पे T⁻1, ठीक है। अब इसे मजीद देखें तो LT-1, ठीक है, और ये आ जाएगा LT-1 इसी तरह। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा L-2 + 1, तो -2 + 1 आंसर क्या आता है -1, तो ये हो जाएगा T-1, सही है। इसी तरह आप जब इसे देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो जाएगी LT-1। अब ये देखें LT-1 + LT-1 ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2LT-1। अब डायमेंशंस में क्योंकि ये तो मेरे पास कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो लिहाजा इसे हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं या इसे हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो चले मैं इसे ड्रॉप कर लेते हैं। डायमेंशंस के अंदर कभी भी जो साथ में नंबर्स या कांस्टेंट आ रहे होते हैं उन्हें नहीं लिखा जाता। तो इसको स्किप करके अगर हम लोग देखें तो LT-1 इधर भी आ रहा है और LT-1 इधर भी आ रहा है, तो यहां जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करती है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो होमोजेनिटी यानी कि दोनों तरफ एक जैसे ही रिजल्ट आ रहा है, इधर भी LT-1 और इधर भी LT-1। तो कहने का मकसद यह है कि ये डायमेंशंस के हिसाब से कंसिस्टेंट है, हम लोग इससे किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। इसकी एक और एडवांटेज भी है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कोई फार्मूला देखते हैं, फॉर एग्जांपल MCQ वगैरह में कोई फार्मूला आ गया और आप लोगों को फॉर अ टाइम बीइंग वो फार्मूला भूल गया, यानी कि तीन ऑप्शंस थी, फॉर एग्जांपल A, B, C या चलें 4 ऑप्शंस कर ले, तो उसमें 1, 2, 3 और 4 फार्मूले लिखे हुए हैं। आप लोगों को फार्मूला फॉर अ टाइम बीइंग भूल गया कि यहां पे मेरे पास इसके ऊपर स्क्वायर था, क्या था, कोई वेरिएबल आ रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से उसकी डायमेंशनल एनालिसिस कर लेना है। जैसे ये होमोजेनिटी, जिस पे होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो रही होगी वही आप लोगों का आंसर होगा। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा टूल है, हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। जो थर्ड है वो कहता है डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिराइव पॉसिबल फार्मूला, और इसी की मदद से हम लोग पॉसिबल फार्मूला भी निकालते हैं। जैसे आप लोगों के पास F = ma, W = F × S। अच्छा, इसी तरह जो आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के और फार्मूलाज हैं, वो सारे के सारे फार्मूलाए के अंदर आप लोगों के पास इसी तरह की डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ही आप लोगों के पास फार्मूले निकाले जाते हैं, और डायमेंशंस हमें हेल्प करती हैं कि हम लोग उन फार्मूलों को ठीक तरीके से डिराइव करें ताकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल आए। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट आप लोगों के पास मौजूद है, उससे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मेरे पास वेलोसिटी का यूनिट है, जैसे यहां पे मीटर पर सेकंड है, और अगर इसकी मैं डायमेंशंस लिखूं तो ये LT-1 आता है, जबकि एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इन यूनिट्स के अंदर कन्वर्जन जो है वो हमारे लिए आसान बनाती है। तो हम लोगों को सिर्फ इसका रिलेशन पता होता है कि मीटर का और सेंटीमीटर का आपस में क्या रिलेशन है, या इंचेस वगैरह का आपस में क्या रिलेशन है। तो इंचेस को मीटर में, तो वहां पे आप लोगों के पास यहां पे एक कांस्टेंट नंबर अपीयर हो जाएगा। तो ये रिलेशन निकालने में हमें जो डायमेंशंस हैं वो हेल्प करती है। अब हर एक चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, इसी तरह जो डायमेंशंस हैं उनकी भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। जो पहली लिमिटेशन है वो ये है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी फाउंड। कहता है कि जैसे हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं, जैसा कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूं तो जैसे जी की वैल्यू है, तो जी की वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो वो हमारे पास आती है G = 6.67 × 10⁻⁻11। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डायमेंशंस नहीं निकाल के देती, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के साथ अलग रखती हैं और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही ये वैल्यूज निकाली जाती हैं, तो लिहाजा ये डायमेंशन की एक लिमिटेशन है, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल के देती। दूसरा ये है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, यानी कि अगर दो क्वांटिटी है और उनकी सेम डायमेंशंस हैं, कैसे? यानी कि एक तरफ है मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है, और एक तरफ है मेरे पास स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों की अगर मैं डायमेंशंस लिखूं तो LT-1, जबकि यहां पे भी LT-1 है। अब इन दोनों के दरमियान हमें कोई डिफरेंशिएट करके नहीं देती डायमेंशन कि आया ये वेलोसिटी है या ये स्पीड है। और थर्ड पॉइंट भी इन दोनों पे ये अप्लाई होता है कि इट डज नॉट टेल वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, और ये भी नहीं बताती कि ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए भी मेरे पास डायमेंशन आएगी L, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन करूं तो उसके लिए भी, तो ये मेरे पास हो गया डिस्टेंस, ठीक है, जबकि ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों के लिए, डिस्टेंस के लिए भी L, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी L, तो मुझे ये नहीं बता रहा, अगर इन दोनों को मैं छुपा लूं, ऐसे ही इन दोनों को मैं ना लिखूं, तो यहां पे अगर लिखा हुआ है तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये डिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है या ये डिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं करती। तो ये तो थी इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस थी जो डिस्कस करना जरूरी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस से स्टार्ट लिया। डायमेंशंस में हम लोगों ने डायमेंशन का इंट्रोडक्शन किया, मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल से उन्हें समझने की कोशिश की और इसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने ये बातें की कि इसमें हम लोग जो सिंबल है वो सम फिजिकल क्वांटिटीज को दे देते हैं और उसी की मदद से फिर हम लोग जो है वो डायमेंशंस को लिखते हैं। उसका लिखने का तरीका हम लोगों ने देखा, पावर्स के अंदर कैसे लिखा जाता है। फिर फ्यू एग्जाम्पल्स वर डिस्कस, फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी और कुछ इक्वेशंस वगैरह भी हम लोगों ने सॉल्व की। फिर एडवांटेजेस देखी, एडवांटेजेस में 4 एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें पहले हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की कि ये हमें बताती है उसके बारे में। दूसरा हमने होमोजेनिटी के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, और फिर हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। लिमिटेशन की जब हम लोगों ने बात की तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करती। फिर हम लोगों ने ये कहा कि ये हमें दो जो सेम क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन में डिफर करके नहीं देती, जिनकी डायमेंशन अगर सेम आ रही हैं, और स्केलर और वेक्टर के दरमियान में डिफरेंशिएट करके नहीं देती। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यही जो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताया है ये आप लोगों ने मुझे लिख के सबमिट करवाना है। उसके साथ आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन दोनों की मुझे होमोजेनिटी निकाल के बतानी है, ठीक है, ठीक है। दोनों की होमोजेनिटी निकाल के मुझे बतानी है कि आया ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।